सबसे पहले क्या पढ़ा था? चुंबकीय फ्लक्स, है ना। बार बार टॉपिक रिवाइज करा करो। जो जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं वो टॉपिक बार बार रिवाइज करने से चैप्टर दिमाग में सेट हो जाता है ना। चुंबकीय फ्लक्स। और दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ा था? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने? प्रेरण। प्रेरण कितने प्रकार के पढ़े थे अपन ने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बोलो फटाक से। लेंज का नियम छूट गया ना। क्या पढ़ा था? लेंज का नियम, है ना। और चौथे नंबर पर पढ़ना पड़ा था लेंज के का नियम। किसका? ऊर्जा संरक्षण का क्या करता है? क्षण के नियम का क्या करता है? पालन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक लिख रहा हूं उसी नाम से क्वेश्चन बनेगा। प्रेरण में स्वप्रेरण पढ़ा था अपन ने और अन्योन्य प्रेरण पढ़ा था। यहां तक हमारे टॉपिक हो गए। आगे हमको क्या पढ़ना है? कुंडलियों का संयोजन। कुंडलियों का संयोजन आप कितने बार पढ़ चुके हो? श्रेणी क्रम और समांतर। है ना। कौन कौन से पढ़ चुके हो आप? कहाँ कहाँ पढ़ चुके हो? फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओगे? किसका किसका पढ़ा है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, और आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, सेलों का समांतर श्रेणी और मिश्रित क्रम, है ना। उसके बाद आप अपन किसका पढ़ रहे हैं? कुंडलियों का। किसका पढ़ रहे हैं? कुंडलियों का। फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो बोलो। विद्युत फ्लक्स पहली बार जीवन में नाम सुन रहे हैं अपन, है ना। बट डेली आ जाओ बस उठ के सीधे क्लास में। रोज समझाओ उनको, पढ़ के आओ तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि सवाल का जवाब दे दिया। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से निकलने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कैसी? अभिलंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है B × A × cos थीटा होता है, सॉरी sin थीटा। क्या होता है? क्या होता है? cos थीटा, है ना। समांतर रहेगी तो सर्वाधिक होगी और अभिलंबवत रहेगी तो न्यूनतम होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। क्या बताया था फैराडे ने? प्रथम नियम क्या बोलता है इसका? अरे बोलो। एक बार आगे उनके यहाँ क्या होता है? बोलो। क्या होता है? पहला नियम उसने बोला था, मैं ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर भी मेरे को ही देना है कि नहीं। पेपर भी मेरे को ही देना है, लिखना भी मेरे को ही, ये सब मेरे को ही करना है। तुम सिर्फ क्लास लेने आएगा। विद्युत चुंबकीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है? पहला नियम बोलता है कि किसी कुंडली में, क्या है? किसी कुंडली में यदि हम
किसको? चुंबकीय क्षेत्र या किसको गतिशील कर दे? कुंडली को, है ना, जिसमें धारा बह सकती है, उनमें से किसी भी एक को गतिशील करे तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित विद्युत धारा। और द्वितीय नियम बताता है कि इस प्रेरित विद्युत धारा अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। ठीक, फिर लेंज का नियम क्या बताता है? लेंज का नियम बताता है कि इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है, वो उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है ना। अब चूंकि बताया गया था कि यहाँ पर यह हर एक स्थिति में जिस कारण से उत्पत्ति हो रही है उसी कारण का क्या कर रहा है? विरोध। अर्थात ये किसका पालन करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करेगा। स्वप्रेरण क्या होता है? यदि किसी में स्वयं के कारण प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। यदि किसी दूसरी कुंडली में क्या करे? फ्लक्सो में परिवर्तन करे और उसके कारण क्या हो? किसी अन्य कुंडली में क्या हो जाए? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या कहोगे? अन्योन्य प्रेरण, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुंडलियों का संयोजन। आज खत्म कर देंगे चैप्टर, है ना, कुंडलियों का संयोजन। कुंडलियों का संयोजन में अपन पहले क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? किसी कुंडली का पहला दूसरा सिरा दूसरी कुंडली के पहले सिरे से, है ना, किससे जुड़ेगा? श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर ये मैंने क्या बनाई? आपकी पहली कुंडली, इसका प्रेरकत्व मान लिया मैंने L1, दूसरी कुंडली इसका प्रेरकत्व मान लिया मैंने L2, और तीसरी कुंडली इस तरीके से बना, इसका प्रेरकत्व क्या मान लिया? L3। इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यदि इसको हम परिपथ में कंप्लीट दिखाएं तो यहाँ पर परिपथ में इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा दी जाए? कुंजी, और यहाँ पर क्या लगा दी जाए? सेल या बैटरी। इस प्रकार से ये क्या हो गया? परिपथ में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किस में दिखाई दे रहे हैं? परिपथ में। किस में दिखाई दे रहे हैं? परिपथ में। आई क्या बात समझ में? यदि मैंने कहा यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या φ1, यहाँ फ्लक्सों की संख्या φ2 और यहाँ फ्लक्सों की संख्या φ3 हो तो यहाँ पर क्या समान रहेगा? ये बताओ पहले। समान क्या रहेगा यहाँ पर? यदि इसमें मैंने कहा बहने वाली धारा क्या है? I। क्या समान रहेगा इसमें? क्या समान रहेगी? धारा। क्योंकि धारा को मार्ग में परिवर्तन करना पड़ रहा है क्या? नहीं, वो एक ही मार्ग से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसमें होगा? फ्लक्सों में। तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब कितने लोगों को पता है कि फ्लक्स का मान कितना होता है? बताओ फटाक से, कितना होता है? अरे बोलो क्या होता है फ्लक्स? फाई इक्वल्स टू L इंटू। अब यहाँ पर स्वयं के कारण ही उत्पन्न होगा ना। किसके कारण होगा? स्वयं के कारण होगा। तो फाई इक्वल्स टू, ये स्वप्रेरकत्व के लिए है ना। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करोगे भाई? आपका फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? L I इक्वल्स टू L1 इंटू आई प्लस L2 इंटू आई प्लस L3 इंटू आई। और यहाँ से क्या कॉमन निकाल लोगे? विद्युत धारा। तो I कॉमन निकल गया, L1 प्लस L2 प्लस L3, और यहाँ पर I से I कैंसिल, L इक्वल्स टू क्या? L1 प्लस L2 प्लस L3। ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? समतुल्य प्रेरकत्व। क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रेरकत्व, है ना। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रेरकत्व कैसा होगा? जो प्रेरकत्व होगा कुंडली होगा उसको सीधा जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? समतुल्य प्रेरकत्व। यदि हम यहाँ पर किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। किस में जोड़ रहे हैं? दूसरा समूहन कौन सा करना है? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन में कैसे जोड़ते हो आप? कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? बेटा हो गया तुम्हारा उद्धार। तुम गलती से भी मत सोच लेना कि इस लक्षण से तुम पास भी हो जाओगे। कैसे जोड़ोगे? सभी के पहले सिरे को एक पॉइंट पर और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया, और इस प्रकार यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट कर दिया?
किससे कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी से, है ना। तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, आई। अब आई यहाँ पर क्या करेगी, अपने मार्ग में परिवर्तन। अब इस टर्मिनल पर पहुंचकर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। और मैंने बोला यदि इनका प्रेरकत्व L1, L2 और L3 हो, और यहाँ पर वापस पुनः क्या धारा मिल जाए आपको, I। तो इसमें परिवर्तन किसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, फ्लक्सों की संख्या में। फ्लक्सों की संख्या कैसी रहेगी, एक समान। कैसी रहेगी, एक समान। तो हमको पता है यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, I=I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमको पता है phi क्या होता है, Li। तो I क्या हो जाएगा, phi/L। phi क्या है यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होगी I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है, phi/L = phi/L1 प्लस phi/L2 प्लस phi/L3। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा। पाई कॉमन निकल जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। पाई से पाई कैंसिल, 1/L बोले तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। क्लियर। तो यहाँ पर जो समतुल्य प्रेरकत्व निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर निकलेगा। क्लियर हुआ क्या पॉइंट, क्लियर, क्लियर। अब यदि आप यहाँ पर लेंज का नियम भी यूज करते हो, कैसे लेंज का नियम, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि phi = क्या यूज करते हो, -Li। क्या यूज करते हो, -Li। तो I = क्या हो जाएगा, -phi/L। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह माइनस माइनस पुट होगा, सभी दोनों तरफ माइनस कॉमन होके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, इसलिए माइनस अपन ने नहीं लिया। माइनस साइन सिर्फ इस बात का संकेत है जो लेंज ने प्रूफ करके नियम दिया है, क्या, कि फ्लक्सों में परिवर्तन किसका, जिस कारण से हो रहा है, अर्थात आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर, पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग आया मतलब उसने क्या किया है, 3 उंगलियों को परस्पर क्या किया है, लंबवत, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये नियम चैप्टर में ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। तो ये जो अंगूठा है, यदि मैं इसको इस प्रकार से फैलाऊं, ये क्या है आपका अंगूठा, ये क्या है अंगूठा। और इस वाली फिंगर को क्या कहते हो, क्या कहते हो इसको, क्या कहते हो इसको, इसको क्या कहते हो, तर्जनी। क्या कहते हो, तर्जनी। और इसको क्या कहते हो, मध्यमा। क्या कहते हो, मध्यमा। चलो बताओ, तर्जनी किसको शो करेगी और मध्यमा किसको शो करेगी, है? बोलो फटाक से, अरे बोलो। किसको शो करेगी, अंगूठा। देखो कंफ्यूजन होता है इसलिए याद रखना, अंगूठा, अंगूठा क्या है, पावरफुल है ना। आपने किसी को ठेंगा दिखा दिया तो चल जाएगा, है ना। जब भी पावरफुल चीज की बात करें तो वहां पर क्या होगा, अंगूठा। अंगूठा बोले तो बल, कौन सा बल है यहाँ पर, चुंबकीय बल। कौन सा बल है, चुंबकीय बल।
कौन सा बल है? चुंबकीय बल। तर्जना, तर्जनी, सॉरी तर्जना लिख दे, तर्जनी, तर्जनी बोले तो कौन सी हो गई? ये वाली है ना। अब ये को किसको दर्शाएगी? बी को। बी बोले तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा, मध्यमा बोले तो ये होगी। और मध्यमा किसको दर्शाएगी यहाँ पर? मध्यमा किसको दर्शाएगी? प्रेरित विद्युत धारा। क्लियर? तो यहाँ पर यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़े तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम हमारे बाएं हाथ की कौन सा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि वो परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा किसको? बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? अब हम लोगों ने एक और नियम पढ़ा था, कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर लिखा दे रहा हूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है भाई? हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? हाँ? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? बोलो फटाक से। दाएं हाथ को किधर फैलाओगे? इधर साइड फैलाओ। चलो, ये क्या है आपका? अंगूठा। ये क्या है आपका? तर्जनी। और ये क्या है? बताओ क्या होगा? अंगूठा क्या दर्शाएगा यहाँ पर? धारा। अंगूठा कैसा होता है? पावरफुल। कैसा होता है? पावरफुल। ये फैला दिया मैंने। तीनों को परस्पर यदि लंबवत फैला जाए तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल को। किसको दर्शाएगा? बल को। तर्जनी किसको दर्शाएगी? ये बदल जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा को। और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को। किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बी को। किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बी को। अब बोलना क्यों दोनों के नियम अलग अलग पढ़ रहे भैया अपन? क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जनरली जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो कहाँ पर उपयोग किया जाता है? कहाँ पर उपयोग किया जाता है? याद रखना, दिष्ट धारा मोटर में। दिष्ट धारा मोटर का मतलब क्या होता है? डीसी मोटर। इसमें यूज किया जाता है डीसी मोटर में। और साथ ही साथ किसमें यूज किया जाता है? धारा मापी। धारा मापी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हो? गैल्वेनोमीटर। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग कहाँ करोगे? जनित्र। जनित्र बोले तो क्या होता है? जनरेटर। देखा होगा आपने अपने आसपास। और किसमें? डायनेमो में। किसमें? डायनेमो में। डायनेमो को डायनेमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमो। ये सारे टॉपिक्स आप अब इसमें आप ये पढ़ चुके हो, धारा मापी पिछले वाले चैप्टर में, है ना। धारा मापी क्या बताता है? उपस्थिति बताता है। अब ये डीसी मोटर, जनित्र और डायनेमो अपन कहाँ पढ़ेंगे? 7 चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में। इसलिए अब इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। चलो, फ्लेमिंग के ये मेरे हाथ, ये फ्लेमिंग का कौन सा हाथ है? और ये कौन सा है? इसमें क्या प्रवाहित होगी? बल। इसमें क्या प्रवाहित होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या प्रवाहित होगा? प्रेरित विद्युत धारा। इसमें क्या प्रवाहित होगा? प्रेरित विद्युत धारा। और ये किसकी दिशा को दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को।
क्लियर, बाएं और दाएं कंपैरिजन कर लेना, है ना। ये यहाँ पर क्या है, धारा, प्रेरित विद्युत धारा, यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, बाकी बल समान है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, इसका अपने को क्या करना है, यहाँ पर डिराइव करना है। अब परिनालिका क्या होगी, तो इस तरीके से क्या होती है भाई, परिनालिका। अब कई लोगों के दिमाग में आता होगा परिनालिका कैसे बनती है, तो परिनालिका बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक क्या लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने जो जनरली यूज होता है एल्यूमिनियम की एक छड़ ले ली, क्या ले ली, छड़, है ना। और उस छड़ के ऊपर तांबे का कोई भी चालक तार क्या कर दिया, इस तरीके से बाइंडिंग कर दी, बाइंडिंग करने का मतलब लपेट दिया, तो अब उसने किसका रूप ले लिया, कुंडली का। और चूंकि लंबवत बेलनाकार आकार में है वो, इसीलिए उसको क्या बोल दोगे, परिनालिका। क्या बोल दोगे, परिनालिका। मैंने कहा इसमें बहने वाली धारा क्या है आपकी, आई, और इसमें जैसे ही आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट समझना, यदि मैं आपसे कहूँ कि इसकी एकांक लंबाई में क्या कहा मैंने, इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर, इतनी लंबी होती नहीं है ना, मैंने माना कितनी मीटर लंबी है। अब इसके 1 मीटर में मैंने बोला फेरों की संख्या कितनी आ गई, n, कितनी आ गई, n। तो मैंने कहा कि इस पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी होगी, कैपिटल N। कैपिटल N किसके बराबर होगा, 1 मीटर में इतनी, तो 10 मीटर में इतनी। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सर जितनी यहाँ पर परिनालिका की लंबाई होगी उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि n हो तो दोनों का गुणनफल किसको दर्शाएगा, आपका परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। अरे भाई ये आपकी है, ये मैंने बोला अभी 10 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, कितनी है, तो टोटल इसमें कितनी होगी, n इंटू 10, बोले तो कैपिटल N। तो इसकी लेंथ मैंने मान ली L है, कितनी है, तो L में जितनी n होंगी n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगी, कुल फेरों की संख्या। अब हमने पढ़ा था कि परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट इनटू n इनटू आई। अब ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, 4th चैप्टर में। कहाँ पढ़ा था, 4th चैप्टर में, याद आ रहा है। अपन ने एक परिनालिका के लिए निकाला था, एक टॉर्नॉइड के लिए निकाला था, याद आ रहा है, और एक वृत्ताकार पास के लिए निकाला था। 3 चीज के लिए निकाला था अपन ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकली थी, म्यू नॉट इनटू एन आई। अब यहाँ पर b इक्वल्स टू, ये फेरों की संख्या है, एकांक किसमें है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, हमको पूरे परिनालिका में चाहिए, तो इसके यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, म्यू नॉट इनटू n की जगह क्या आ जाएगा, n अपॉन l इनटू आई। ये आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, परिनालिका के लिए। अब हमने बोला यदि इस चुंबकीय, ये जो आपकी परिनालिका है, परिनालिका में क्या उत्पन्न हो गया, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र। अब मैंने कहा इसमें जो फ्लक्सों की संख्या होगी वो अधिकतम कब होगी, तो इसका जो पृष्ठ होगा उस पर जो लंब होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर लंब, बोले तो एकांक लंब, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो उस समय फ्लक्सों की संख्या कैसी होती है, अधिकतम। तो हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, अधिकतम के लिए, और अधिकतम की स्थिति में क्या हो जाएगा, b इंटू ए। आपको फाई बराबर से पता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब जब ये समानांतर हो गए तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0, और थीटा 0, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 के लिए 1, कितनी होती है, 1। अब यहाँ पर हम फाई कॉस टू b की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इनटू n अपॉन
L इंटू आई इंटू ए, क्या हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई इंटू ए। क्लियर हुआ क्या? अब आपको प्रेरकत्व पता है, प्रेरकत्व क्या होता है? चूंकि आपको L इक्वल्स टू पता है क्या होता है, अभी बताया था फाई इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू आई, तो यहाँ L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई, क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई, होगा या नहीं होगा? और यदि हमने इसमें बोला कि फेरों की संख्या कितनी कर दे n, तो क्या आ जाएगा इंटू n। क्लियर? अब यहाँ पर L इक्वल्स टू फाई की वैल्यू पुट कर दो, फाई की वैल्यू क्या है म्यू नॉट इंटू n अपॉन L इंटू आई इंटू ए, और इंटू अपॉन में क्या है 1 अपॉन आई इंटू n, है या नहीं है? अरे होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या L इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू ए अपॉन n। ये हो जाएगा क्या परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। तो इसमें कितनी चीजें याद रखनी है? सबसे पहले कि जो परिनालिका आपने बनाई है वो L मीटर लंबी है, सॉरी L लंबाई की है। कितनी लंबाई की है L। अब उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है स्मॉल है, और पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है कैपिटल है। कितनी है कैपिटल है। आई क्या बात समझ में? अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो B इक्वल्स टू क्या होगी म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, क्या होगी म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, होगी या नहीं होगी? क्लियर? और इसमें अपन यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमको पता है कि फ्लक्सों की संख्या क्या होती है अधिकतम फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्या होती है फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। बी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, और b की वैल्यू पुट करके आपको पता है स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है फाई अपॉन आई। अब यदि n फेरो वाली कुंडली के लिए है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे n का, और यहाँ पर किसकी फाई की वैल्यू पुट कर दोगे, फाई की वैल्यू पुट करके जो व्यंजक बचेगा वही उसका क्या होगा स्वप्रेरकत्व। क्या होता है म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है आपका जिस पृष्ठ से जितने पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ है ना, मतलब जितने पृष्ठ से लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका लास्ट टॉपिक है क्या भंवर धारा है। क्या है भंवर धारा है, इसको बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं इसको एडी करंट। क्या होती है भंवर धारा? क्या काटना है? नहीं पता, कुछ तो पता होगा। देखो जैसे कि सपोज दैट आपने इस तरीके से एक नाल चुंबक बनाई। क्या बनाई? नाल चुंबक इस तरीके से, है ना। अब इसमें आपने याद आ रहा होगा अपन ने क्या बनाया, क्या पढ़ा था धारा मापी। क्या पढ़ा था धारा मापी। तो धारा मापी में अपन ने जो कुंडली थी उसको इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया था। इसमें लटकाया था नहीं लटकाया था? अब इसको लटकाने का मतलब क्या हुआ कि इधर उधर किधर भी क्या कर सकती है गति कर सकती है। क्या कर सकती है गति कर सकती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है धारा प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है भंवर धारा। क्या उत्पन्न हो जाती है भंवर धारा। मतलब इसके चारों ओर इस तरीके से क्या उत्पन्न हो जाएगी भंवर धारा। इसको आप और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, आपने साइक्लोन देखे जिसके अंदर पानी के अंदर, पानी में आपने देखा वो पानी अच्छा स्पीड से घूम रहा है और बीच में क्या होता है गड्ढा। बीच में क्या होता है, तो वो अपने आसपास जितनी भी चीजें आई होती है उसको कहाँ पर ले जाती है सेंटर में। कहाँ ले जाती है सेंटर में। तो इसी तरीके से क्या उत्पन्न होती है भंवर धारा है। क्या उत्पन्न होती है भंवर धारा है ना। तो यहाँ पर जो भंवर धारा उत्पन्न होती है इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है लॉस भी होता है और इसके यूजेस भी होते हैं। जैसे यूज क्या होगा कि भाई ये कुंडली आपकी इधर उधर सरक सकती है। सरक सकती है नहीं सरक सकती। ये कुंडली तो आपकी इधर उधर सरक सकती है, आगे पीछे इधर उधर कहीं पर भी मोशन कर सकती है। अब इसमें यदि भंवर धारा उत्पन्न होगी तो ये इसको कहां पर बनाए रखेगी सेंटर में। कहां पर बनाए रखेगी सेंटर में। दूसरी चीज कि
कि ये हीट जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? हीट। तो हीट जनरेट करने के कारण क्या होता है इसमें? हीट जनरेट करने के कारण क्या होता है? किसी में भी हीट यदि बढ़ेगी तो उसके पार्ट्स घिसेंगे या नहीं घिसेंगे, है ना? आई बात समझ में? तो जनरली एडी करंट के कारण जो ट्रांसफार्मर होता है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में ये नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान, है ना? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या जनरेट होती है? हीट। क्या जनरेट होती है? हीट। और ये हीट क्या करेगी? पार्ट्स को डैमेज करेगी। आई क्या बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुई के बाद और यदि हम इसके उपयोग पढ़े, हानि याद रखना क्या? ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर को क्षति। भंवर धारा होती क्या है? जब किसी परिनालिका में क्या उत्पन्न किया जाए? धारा उत्पन्न की जाए, है ना? और इसके साथ साथ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बीच में क्या बहने लगेगी? भंवर धारा। अब भाई आप साइक्लोन देखो, साइक्लोन कैसे आता है? पानी बह रहा और अचानक से उसने क्या कर लिया? क्या कर लिया? साइक्लोन बनाना स्टार्ट किया। साइक्लोन बनाने का मतलब एक ही बात पर इस तरीके से घूमने लगे, जल के बहुत सारे कण एक साथ सर्कल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में घूमने लगे। तो उसका जो पूरा फोर्स है वो कहाँ डेवलप हो जाता है? सेंटर पर। कहाँ डेवलप हो जाता है? तो उसी को क्या कहते हैं? भंवर धारा। उसी टाइप से यहाँ पर कौन? करंट भी घूमने लगेगा। जो आवेश है वो इस प्रकार घूमने लगेगा कि उसका जो कुल बल होगा वो कहाँ पर लगेगा? सेंटर में। कहाँ पर लगेगा? सेंटर में। इसको प्रॉफ नामक एक साइंटिस्ट ने खोजा था। अब इसको जब खोजा गया तो इसकी कुछ हानियां भी है और कुछ लाभ भी है। तो यहाँ पर इसके लाभ या उपयोग क्या हो सकते हैं? इसका कहीं पर उपयोग किया जा सकता है क्या भाई? तो एक उपयोग तो क्या हो गया? धारा मापी में। इसमें धारा मापी में। और कहाँ उपयोग होगी है? और कहाँ उपयोग हो सकती है? प्रेरित मोटर में। किसमें? प्रेरित मोटर। प्रेरित मोटर मतलब जिसमें क्या? प्रेरण द्वारा प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, ऐसी मोटर क्या कहलाएगी? प्रेरित मोटर। क्या कहलाएगी? प्रेरित मोटर। तीसरा, प्रेरण भट्टी में। किसमें? प्रेरण भट्टी बोले तो क्या होती है? प्रेरण भट्टी बोले तो क्या होती है? भट्टी बोले तो जहां पर प्रेरित विद्युत धारा के माध्यम से धातुओं को क्या किया जाता है? गलाया जाता है। क्या किया जाता है? तो उसको सेंटर में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेरण भट्टी का, है ना? और चौथा, ट्रेन में, ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में। किसमें? ब्रेकिंग सिस्टम में। एक्चुअल में पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? मैकेनिकल फोर्स लगाकर ट्रेन को रोका जाता था। किसके द्वारा? मैकेनिकल फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स में ऐसा होता था कई बार ट्रेन में जो ब्रेक लग रहा है वो लग भी जाता था और कई बार जो सिस्टम है वो फेल होने के कारण ब्रेक नहीं भी लगता था। अब यहाँ पर क्या किया गया कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी क्या कर ली गई? विकसित। और ये जो पहिया है आपका, ये क्या है? पहिया। इसके चारों ओर इस तरीके से क्या लगा दी गई? कुंडली। क्या लगा दी गई? कुंडली। क्या लगा दी गई? कुंडली। अब इसमें सपोज दैट भंवर धाराएं उत्पन्न की गई। क्या उत्पन्न की गई? ये भंवर धाराएं कहाँ पर फोर्स लगाएगी? सेंटर पर। कहाँ लगाएगी? सेंटर पर। और जो पहिया है वो एकाएक रुक जाएगा। क्या है? एकाएक रुक जाएगा। और यदि मैकेनिकल इसमें एकाएक ब्रेक लगाए तो क्या होगा? हीट डेवलप होगी, घर्षण होगा, है ना? और इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा करंट डेवलप कर रहा है अपन? एडी करंट, है ना? याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कहीं पे भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आना कंफर्म है। और आपका यहाँ पर कौन सा वाला चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर